हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रेमचंद का स्त्री संबंधी दृष्टिकोण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद के स्त्री संबंधी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखें तो प्रेमचंद युग में नारी की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। वह एक प्रकार से दास्ता का जीवन जी रही थी। घर परिवार में पिता, भाई आदि के संरक्षण में रहती थी और विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में। उनकी सेवा और शुश्रूषा ही उसका धर्म और जीवन था। जहाँ ही वह इन दो दहलीजों से बाहर कदम रखती थी तो उसे एक ही नाम वैश्या मिलता था। उसे शिक्षा से दूर रखा जाता था और संपत्ति आदि से संबंधित उसे कोई अधिकार नहीं था। इस दृष्टि से वह आर्थिक रूप से भी पूर्णतः पराधीन थी और परिवार के लिए एक बोझ थी। विवाह योग्य होने पर जो माता पिता समर्थ होते थे इस बोझ को आसानी से ढो लेते थे, लेकिन असमर्थ माता पिता भी इस बोझ से छुटकारा पाना चाहते थे, जिसके चलते एक युवा लड़की का विवाह अपने से दुगनी उम्र के व्यक्तियों के साथ कर देना या इससे भी अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ कर देना एक आम बात थी, जो कि अपने आप में गंभीर समस्या थी। इस काल में भारत के पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। नारी उद्धार के मुद्दों को गंभीरता से लिया जा रहा था और प्रेमचंद से पूर्ववर्ती उपन्यासकार भी नारी की इस स्थिति में सुधार पर विशेष बल दे रहे थे। लेकिन नारी के लिए परंपरागत आचार संहिता का किसी ने विरोध ना किया। वह सभी लगभग नारी के आदर्श के रूप में ही समर्थक थे। प्रेमचंद भी नारी की समस्याओं से अछूते नहीं रह पाए। उन्होंने अपने उपन्यासों में नारी की समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार किया। उनका हिंदी में अनुवादित पहला उपन्यास सेवा सदन नारी की स्वाधीनता की पुकार लिए हुए है। सुमन पराधीनता की इन बेड़ियों को तोड़ देना चाहती है, आर्थिक स्वतंत्रता चाहती है। अपने पति की पुरुषोचित शुद्ध मानसिकता का जवाब देते हुए वह कहती है, मेरे सिर पर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो? जहां मजूरी कर लूंगी, पेट पाल लूंगी। उपन्यास निर्मला की नायिका भी ऐसी ही परिस्थितियों का शिकार है। पहले पिता की नाइंसाफी का शिकार होती है, फिर पति की संकीर्ण मानसिकता की। ऐसा हाल केवल गरीब एवं मध्य वर्गीय नारियों का ही नहीं था। संपन्न वर्गों में भी नारी की स्थिति दयनीय थी।
जिसका अंकन प्रेमचंद ने रंगभूमि में इंदु के रूप में किया है। वह समर्थ है। राजा महेंद्र कुमार से विवाह हुआ है, लेकिन वह पिता के घर में मां द्वारा लाए गए आदर्शों के बोझ तले रहती है, और जब पति के घर जाती है तब पति के कृत्यों के चलते इन आदर्शों का पालन नहीं कर पाती, पति को परमेश्वर नहीं समझ पाती, अंततः घर का त्याग कर देती है। सोफिया की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इसी प्रकार प्रेमचंद ने कर्मभूमि की सुखदा, गबन की जालपा, गोदान की मालती आदि को भी विद्रोहिणी के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया और नारी की शोचनीय स्थिति पर अपने असंतोष की अभिव्यक्ति की। नारी की पराधीनता से छुटकारा पाने के सुगबुगाहट को वाणी देने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने व्यवहार जगत में भी कुछ कार्य किए। यथा उन्होंने स्वयं 1906 में बाल विधवा शिवरानी से विवाह कर उस समय के समाज के समक्ष एक आदर्श रखा कि किस तरह एक विधवा स्त्री के जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है, जिसके लिए एक कदम उठाने मात्र की देरी है। इन सब बातों से घोषित होता है कि वह नारी की स्थिति में सुधार के प्रबल इच्छुक थे। उनकी इस इच्छा की अभिव्यक्ति आगे के उपन्यासों में भी मिलती है। गोदान में तौसीलिया और माता दीन के विवाह का प्रसंग चित्रित करके उन्होंने अंतर जातीय विवाह का भी मार्ग प्रशस्त किया है। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में नारी को उपेक्षित माना जाता है। उसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक किसी भी क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं दिया गया। पुरुष के लिए वह कभी साध्य रही तो कभी साधन बनी। अपने लिए उसके जीवन की कोई सार्थकता नहीं रही। प्रेमचंद की दृष्टि में नारी श्रद्धा की पात्र है। वह उसे सदियों पुरानी जंजीरों से मुक्ति दिलाकर नई हवा में सांस लेने को मुक्त कर देते हैं और उन्हें आधुनिक मानवीय व्यवस्था के अनुरूप एक नई पहचान देने का प्रयत्न किया है। कर्मभूमि की नारी चार दीवारी में बंद घुट घुट कर प्राण त्यागने वाली नारी रह गई है, बल्कि उसमें साहस और शक्ति आ गई है। उसमें अब चेतना है। वह पति को देवता मानकर उसके दोषों के प्रति एकदम आंख बंद नहीं कर लेती, वरन अपने वह पुरुष के बराबर अधिकार मांगती है। उसमें आत्मसम्मान की भावना पृथक है। उसमें अब चेतना है। वह पति को देवता मानकर उसके दोषों के प्रति एकदम आंख बंद नहीं कर लेती, वरन पुरुष के बराबर अधिकार मांगती है। उसमें आत्मसम्मान की भावना प्रबल है। प्रेमचंद नारी स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और वह उसे पुरुष के समान ही अधिकारिणी समझते हैं। लेकिन नारी की यह स्वतंत्रता पाश्चात्य अनुकरण पर ना होकर भारतीय आदर्शों के अनुकूल होनी चाहिए। प्रेमचंद यूरोपीय नारी की उच्च श्रृंखलता के पक्षधर नहीं है। भारतीय नारी के
आदर्श के समक्ष उसे हीन मानते हैं। भारतीय आदर्श के संदर्भ में यह स्वतंत्रता नारी को ही नहीं बल्कि पुरुष को भी नहीं है। प्रेमचंद ने प्रेम और शारीरिक विलास इन दोनों को पृथक माना है। विलास में उन्मत्त अमर को भी सकीना और मुन्नी के साथ यह संबंध बनाने का अधिकार नहीं है, और अगर वह प्रयत्न भी करता है तो उसे विचलन से बचा लेती है। लेकिन जहां तक हृदय की पवित्र और शुद्ध भावना से प्रेम करने का सवाल है, तो प्रेमचंद यह अधिकार नारी और पुरुष दोनों को समान भाव से देते हैं। इसलिए कर्मभूमि में सकीना और मुन्नी के पर पुरुष के प्रति प्रेम को भी उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है। नारी का मर्यादित और संयमित निर्मल प्रेम पुरुष की आत्मा के विकारों को भी शांत कर देता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की दृष्टि में नारी देवी बनकर श्रद्धा का पात्र बन जाती है। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित पुरुष नारी के एकनिष्ठ प्रेम की उपेक्षा करता है। वह उसे फुहड़ और गंवार समझता है। आज जो नारी पाश्चात्य आदर्श को ग्रहण कर रही है, उसके विषय में गोदान में प्रोफेसर मेहता के माध्यम से प्रेमचंद ने कहा है कि मुझे खेद है, हमारी बहिनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहां नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। इस प्रकार प्रेमचंद ऐसे कथाकार हैं जिनका दृष्टिकोण नारी समानता तथा उनके अधिकारों पर केंद्रित है, तथा जो समाज में स्त्री की स्थिति में परिवर्तन लाने के प्रबल समर्थक हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद के स्त्री संबंधी दृष्टिकोण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।